वो कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला हमारा IAS 8 चल रहा है, ये इनके लाजमी याद करना, ये जो है ना IAS, हाँ जी, ये बड़े यार वो बड़े पूछेगा, बड़े पूछेगा। 4-5 सवाल इन्हीं के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। Change in accounting estimate as a result of uncertainty in the business. Many items cannot be measured with accuracy but can only be estimated. वो कहता है कि कुछ चीजों में ना सिर्फ एस्टिमेशन चलती है, वहां पे ना श्योर चीजें नहीं चल सकती, श्योर चीजें नहीं चल सकती। अच्छा, तो सुहेब क्या होगा फिर? वही होगा सर, जैसे प्रोविजन वगैरह करते हैं। हाँ, प्रोविजन होती क्या है? पैसों का साइड पे रखना कि अगर हमें उन्होंने देने हैं, उन्होंने ना दिए ना, जिन्होंने देने अगर उन्होंने ना दिए तो हम कहाँ से लेंगे? तो खुद लगाए बैकअप। अच्छा, इन्वेंट्री ऑब्सिलेंसेस। ऑब्सिलेंसेस होता है ऑब्सिलीट हो जाना, बता इसके अंदर डालो, मतलब पुराने हो जाना। ऑब्सिलीट होता है कि एक चीज का एक्सपायर नहीं हो जाना ड्यू टू टेक्नोलॉजी या लोगों के टेस्ट की वजह से, एक चीज का आउटडेटेड हो जाना। इसकी जो जबरदस्त एग्जांपल है ना, वो है VCR की। सोएब यार VCR खत्म हो गया ना, DVD आ गया, DVD भी खत्म हो गया। जो फेयर वाली वैल्यू होती है ना एसेट्स की, वो भी एस्टिमेट की जाती है। यूजफुल लाइफ जो होती है वो भी एस्टिमेट की जाती है, और वारंटी ऑब्लिगेशंस को भी एस्टिमेट किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स अदर देन चेंजेस टू विच following paragraph applies should be recognized prospectively by including it in the profit and loss. Prospectively क्या होता है स्विफ्ट? सिर्फ आगे उसको लेना, शुड बी रिकग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली, यानी आज और आज से आगे हम चेंजेस को अप्लाई करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव होता है पहले पीछे से जाके करना फिर आगे चलना। The effect of change in accounting estimate other than a change to which of the following para, यानी इनके अलावा ठीक है, वो जो हमने पैरा पढ़ा है उसके अलावा बाकी तमाम पे प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। बाय इंक्लूडिंग इट इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज इफेक्ट द पीरियड ओनली, द पीरियड ऑफ चेंज फ्यूचर टाइम, सोएब मेरे साथ ये दोबारा पढ़ना। The effect of a change in accounting estimate other than a change to which of the following paragraph applies. अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये देखते हैं कि ये किस पैरा। should be recognized prospectively by including it into the profit and loss. जो चेंजेस आएंगी आपने उसको फिल फोर आज से अप्लाई करने और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो करने। अच्छा, the period of change if the change affect the period only, or the period of change and future period if the change affect both. अब ये फॉलोइंग पैराग्राफ वो कह रहा है ये है, यानी इनके अलावा जितने भी होंगे उनको आपने क्या करना है? प्रोस्पेक्टिवली करना है। उनको आपने क्या करना है? प्रोस्पेक्टिवली करना है। समझ गए? इनको क्या करना है, इनके बारे में हमें बताता है। To the extent that in a accounting estimate give rise change in the assets and liabilities relates to the item of equity should be recognized by adjusting the carrying amount of related assets, liability or equity item in the period of change. यार कितनी उसने आसान बात की है। वो कहता है
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में तब्दीली आती है तो क्या आ जाता है, राइज टू चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपके एसेट्स में भी या तो राइज आ जाता है, फॉल भी आ सकता है, फॉल भी आ सकता है। जब आपके एस्टिमेट यार स्वेप चेंज हो रहे हैं तो एसेट्स ने चेंज होना है या नहीं होना, और सर जी पहली बात है, हाँ मुझे लाइबिलिटीज ने भी होना है। रिकग्नाइज बाय एडजस्टिंग द कैरिंग अमाउंट, हम इनको एडजस्ट करेंगे। कैरिंग अमाउंट होता है जो उनकी नई प्राइस है, सॉरी पुरानी प्राइस, पुरानी प्राइस। नई प्राइस को क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू। क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू। clear हो गया। कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिलेटेड एसेट्स इन द पीरियड ऑफ चेंज, वो जो देखें अगर एक चीज थी पहले 100 की, अब हो गई 120 की, तो ये 20 रुपीज का गेन है। आपने इसको किस पीरियड में एडजस्ट करना है, जिस पीरियड में आपने चेंज किए, जिस पीरियड में आपने चेंजेस किए। नेक्स्ट, prospective recognition of effect of change in accounting estimate mean change applied to the transactions, other events and condition from, मैंने वो जो बात आपको की है, from the date of change और future में change कर देना है, तो इसको कहते हैं prospective recognition। change in the accounting affect the current period, current and future, वही बार बार यार बातें कर रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल को आपने देखना है यार लाजमी, ठीक है। हमें क्या कहता है, कॉस्ट ये है, लाइफ ये है, रेजिडुअल। स्वेप कॉस्ट क्या होती है, जितने का एसेट लिया। लाइफ क्या होती है, जितने साल चलेगा। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। अच्छा 10 साल से ऊपर जो जाएगा। हाँ, आप 10 साल, आप सपोज मेरे पास एक गाड़ी थी 25 लाख की, मैंने ली, 10 साल वो मैंने चलाई, मैंने कहा अब इसकी लाइफ खत्म हो गई है, मैं मार्केट में ले गया, 1 लाख रुपए की बिक गई। वो जितने में बिकेगी ना वो 10 साल के बाद, ओ वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, वो उसकी क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, वैसे ठीक है, जितने में वो बिकेगी। अच्छा, इन द थर्ड ईयर कंपनी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 ईयर। अब 10 से 6 ईयर्स हो गई, रेजिडुअल वैल्यू ये हो गई। वो कहता है स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकालें और इसके जरा इफेक्ट्स को भी देखें। देखें, ये हमारे पास है एसेट, ये उसकी 240 कैसे निकली वैल्यू। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि इसको आसान तरीके से आप करें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट 25 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख, डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर, 240 आ गई। अब 25 में से 240 गया, ये रह गया, फिर 240 गया तो ये रह गया, ये उसकी डेप्रिसिएशन हो गई। अब थर्ड ईयर में तब्दीली आई है ना स्वेब, थर्ड ईयर में तब्दीली आई है ना। थर्ड ईयर कंपनी एस्टिमेट लाइफ 6 ईयर्स। अब क्या हो गया, अब ये देखें, ये उसकी वैल्यू थी ना 2,20,000। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी रेजिडुअल वैल्यू 220 नहीं रहेगी। अभी हमने ऊपर देखी है ना, ये 20 लाख जो है उसकी, फिलहाल आपने इसको समझना है, ये स्वेब उसकी कॉस्ट है। ये जो दूसरे साल के एंड पे वैल्यू बची है ना, उसको चैंपियन आपने क्या कहना है, ये उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट है। क्यों कॉस्ट है, सर तीसरे साल उसके एस्टिमेट्स चेंज हुए हैं। पहले मोबाइल, पहला वाला मोबाइल इसकी पहले सिम कर दी। लेकिन सर 2,20,000 से एकदम 2,20,000 पे आ गई। हाँ, तो इधर कनेक्ट कर रहा हूँ ना वाईफाई, पासवर्ड। अच्छा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इसको हम अब कॉस्ट बना देंगे स्वेप।
जो तीसरे साल उसकी बुक वैल्यू थी ना, इसको बुक वैल्यू कहते हैं, उसको हम कॉस्ट बना देंगे। तीसरे साल जो नई स्क्रैप वैल्यू आई है वो 220 आई है और लाइफ 6 हो गई। माइनस करो, डिवाइड करो, 3 लाख आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 लाख। अब इसमें से ये 3 माइनस ये, अब ये देखो ना, नेक्स्ट इसमें 6 ईयर्स के लिए चलना है। 1 2 3 4 5 6 6। तो ये अब सर ये 16% लास्ट क्या है? एसबीएल वैल्यू बच गई। तो ये एस्टीमेट, ये कुछ उसने फार्मूले किए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसने डेप्रिसिएशन का रेट बताया है कैसे निकालना है। मैं 1 MB करके भी। लेकिन वो फिर भी सही चला रहा है। डिस्क्लोजर, एन एंटिटी शुड डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज एज इफेक्ट द करंट पीरियड आर एक्सपेक्टेड। यार वो चीज़ जो है ना, वो उसको आपने डिस्क्लोज लाजमी करना है कि ये हमने चेंजेस किए हैं। इफ द अमाउंट ऑफ इफेक्ट इन द फ्यूचर नॉट डिस्क्लोज, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल एंड एंटिटी शुड हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट। यानी अगर उसने कोई एस्टिमेशन में तब्दीली की है तो बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी उनको क्या करे सोएब, बताए यार, जनरल पब्लिक को बताए। ठीक है। चैंपियन, एरर क्यों आती हैं? एरर कहाँ कहाँ आती हैं? रिकग्निशन में, मेजरमेंट में, प्रेजेंटेशन में और डिस्क्लोजर में। किसी चीज को कैपिटल आइटम था, उसको रेवेन्यू लिख दिया। मेजरमेंट, एक चीज मनी मेजरमेंट के हिसाब से कुछ बनती थी, हमने 2 लाख बनती थी, हमने उसको क्या कर दिया, मनी मेजरमेंट उसकी 3 लाख कर। प्रेजेंटेशन, हम उसको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर सके। डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज नहीं किया लोगों को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद द, अगर ये एरर्स होंगी तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको, इफ दे कंटेन द मटेरियल एरर और इमटेरियल एरर। मटेरियल एरर क्या होती है? जो हमें इम्पैक्ट करती है, और इमटेरियल एरर क्या होती है? जो हमें इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन जो भी एरर है, एरर एरर है और उसको ठीक होना चाहिए। पोटेंशियल करंट पीरियड एरर डिस्कवर इन द पीरियड आर करेक्टेड बिफोर। देखो इनको स्वेप क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। if it is not it not impracticable, an entity should correct prior period error retrospectively। अगर ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है कि आप अब से करें, तो एंटिटी को पीछे जाके पहले पिछले रिकॉर्ड्स को स्वेप ठीक करना पड़ेगा, फिर आगे करना पड़ेगा। रीस्टेटिंग द कंपेयर, अच्छा, in the first set of financial accounts, अच्छा ये after their discovery by, वो कहते हैं एंटिटी शुड करेक्ट द prior period error in the first set of financial statement authorized for issue after their discovery by। वो कहता है आपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस वक्त इशू करना है जब आपने उन सारी अमाउंट्स को दोबारा से लिखना है। रीस्टेट होता है दोबारा से लिखना। इफ द एरर अकर बिफोर पीरियड देन द रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंस। तो आपने एसेट्स के बैलेंसेस को भी, यार जब बैलेंस निकले भी गलत है तो उनको रीस्टेट तो करना पड़ेगा। सोएब उनको यार रीस्टेट तो करना पड़ेगा। सोएब एग्जाम्पल 9 में आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, आपने मुझे लाजमी करके देनी है। सोएब मियाँ मैं चेक कर लेता प्लीज आपने लाजमी करनी है। मैं पता है आपके जिम्मे लगा क्यों रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट में करवा दूँ। कल आपको जब प्रॉब्लम आएंगे ना, मेरा सर खा जाओगे। मैं देख लेता सर। कल इंशाल्लाह आई विल बी विद यू एट 10 o'clock। खुश रहो। ठीक है। इस लेक्चर को लाजमी 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 करना।